नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और सिर्फ इस समय जो ज़रूरत है वो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है आपको। तो जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हैं जीएस की, जीके की, उसे घर पर थ्योरी को रिवाइज कीजिए। और सबसे अहम जो काम आपको करना है वो करना है पीवाईक्यू की प्रैक्टिस और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। तो इसी चिंता को दूर करने के लिए ये सीरीज आपके लिए है यहाँ पे अवेलेबल। ठीक 8 बजे रात को ये चलती है सीरीज, मंडे टू सैटरडे। रेलवे एग्जाम को फोकस करते हुए ये चलाई जा रही है। तो घर पे आप रिवीजन कीजिए थ्योरी का और हमारे साथ पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए। हमारे साथ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने से फायदा आपको जो होने वाला है वो ये है, एक तो आपके सामने पीवाईक्यू प्रश्न आएंगे यहाँ पे, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं घर पर उससे सवाल कैसे बन रहे हैं। और दूसरा सबसे अहम, उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है, उसकी जो व्याख्या होती है सवाल की, यहाँ पे जो व्याख्या दी जाती है एक्सप्लेनेशन, उस एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलते हैं जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे, या यूं कहें उन पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक। और कॉन्सेप्ट अगर आपका कोई क्लियर नहीं है उस टॉपिक से रिलेटेड तो वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। ठीक है। तो क्लास 1 और धमाके 4 क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो सवाल शुरुआत करते हैं। ये आज की हमारी 40 नंबर की क्लास है रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। प्रश्न है आपके सामने पहला, हु इस्टेब्लिश्ड द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपके सामने हैं, लॉर्ड मायो, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, लॉर्ड कर्जन। फोटो देख के समझ जाओ। तो 11वां प्रश्न है आपके सामने, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो लॉर्ड कॉर्नवेलिस ये रहे, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, इन्होंने पहली बार भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की। ठीक है। विच स्टेट इज नॉन एज सिलिकॉन स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सिलिकॉन राज्य किसे कहा जाता है? गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला। भारत का सिलिकॉन राज्य किसे कहा जाता है? गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। बताओ भाई। तो किसको कहा जाता है? कर्नाटक को कहा जाता है। कर्नाटका, इसको सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। ठीक है। आईटी हब है यहाँ पे। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलोर, ये आईटी हब के लिए फेमस है। आईटी हब है यहाँ पे, यानी कि जो आईटी कंपनीज हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेंचर, विप्रो, आईबीएम, इन्फोसिस एटसेट्रा, मल्टीपल जो आईटी कंपनीज हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं कर्नाटका में। कर्नाटक ठीक है। मैसूर इसको पहले कहा जाता था, मैसूर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी है और करेक्ट आंसर बताना है आपको। सही उत्तर का चयन करना है कोड्स के जरिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री यहाँ पे दिए हैं मंत्रालय या ऑर्गेनाइजेशन, और उनके द्वारा पब्लिश की जाने वाली रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट। तो मैच करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 13 आपका। ठीक है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंस के द्वारा कौन सी रिपोर्ट इसमें पब्लिश की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंस के द्वारा आपका ये होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स
जारी किया जाता है। दूसरा है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअली अब ये बन गया है एनएसओ। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन 2019 से बन गया है एनएसओ, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो सीएसओ या एनएसओ के द्वारा कौन सी डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, तो वो है नेशनल अकाउंट्स, यानी कि नेशनल इनकम से रिलेटेड, नेशनल इनकम या कहें राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय या जीडीपी। ठीक है, इसकी जो डेटा है वो एनएसओ पब्लिश करता है। अगला देखते हैं, तो बी का हो गया फोर्थ, है ना। अब सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में मुद्रा जारी करने का काम करता है, करेंसी इशू करने का काम करता है आरबीआई। तो ये जो रिपोर्ट है आरबीआई की, रिपोर्ट ऑन करेंसी पहला हो जाएगा, रिपोर्ट एंड करेंसी, है ना। अब बचा लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, तो ये इकोनॉमिक सर्वे, जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है हर साल, एक डॉक्यूमेंट आता है भारत सरकार का, और राज्य सरकार भी अपना इशू करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे। तो हमने लास्ट ईयर में कितना ग्रोथ किया, कहां पर कितना काम हुआ, वो सब डेटा इसमें मेंशन होता है इकोनॉमिक सर्वे में। जिसका भी इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है या वो ये जानना चाहता है कि भारत में आर्थिक चीजें कैसे काम करती हैं, कौन से क्षेत्र में कितना नुकसान कितना फायदा हुआ, सरकार कितना बजट एलोकेट करती है, कितना पैसा खर्च करती है, किस में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, अगर इकोनॉमिक सिनेरियो के लिए किसी का इंटरेस्ट जागता है तो मैं कहूंगा उसको हर साल इकोनॉमिक सर्वे वाला जो डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब बात ये आती है कि इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट आप तभी समझ सकते हैं जब आपको बेसिक इकोनॉमिक्स पता हो, जैसे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, रिवेन्यू डेफिसिट क्या है, ये सब, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी है वो क्या है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, सर्विस सेक्टर क्या होता है, ये सब बेसिक इकोनॉमिक्स में आती हैं। तो क्लासेस हमारी चल रही हैं यहाँ पे, है ना, कंप्लीट बैच अवेलेबल है, सुबह का टाइम भी है बैच का, मॉर्निंग बैच भी है, इवनिंग बैच भी है। आप अगर एकदम बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर देख पा रहे हैं आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिक्स सर्वे जारी करती है हर साल। इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले आता है, बजट आता है उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है पार्लियामेंट में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये मैच करवा दिया मैंने, बी आंसर है, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा बेसिक यहां पे देखो आप, इसमें एनएसओ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी आरबीआई। ठीक है, तो एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, पहले इसे सीएसओ कहा जाता था और इसके साथ ही एनएसएसओ काम करता था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एनएसओ किस मंत्रालय के अधीन में काम करता है, तो एमओएसपीआई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मंत्री कौन है, तो इंद्रजीत सिंह मंत्री हैं इसके, अभी इस मंत्रालय के मंत्री भारत सरकार में इंद्रजीत सिंह है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है, और शुरुआत में इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो कलकत्ता में था।
फिर 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक। और फिर 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाता है, आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो जाता है, यानी कि अब भारत सरकार के अंडर में आ जाती है ये, ठीक है। आरबीआई में एक होता है गवर्नर, जो मेन ऑफिसर कह सकते हैं, प्लस 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर, 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर। तो वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा अभी वर्तमान में गवर्नर है, इससे पहले थे शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए यहां ध्यान देना आप, दो टर्म, एक होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनकम, इसमें दोनों आ जाएगा, ठीक है। राजस्व और ये पूंजीगत, ठीक। तो रेवेन्यू में कौन सी चीजें आती हैं? रेवेन्यू में इनकम भी आएगा और खर्चा भी आएगा, एक्सपेंडिचर दोनों में ही आएगा, वो तो बजट में दोनों चीजें आती हैं। लेकिन कौन सी इनकम कौन सा खर्चा आएगा रेवेन्यू वाले में? तो जो डे टू डे बेसिस पे हो रहा है, डे टू डे बेसिस पर जो इनकम या खर्चा हो रहा है वो रेवेन्यू में काउंट होता है। कैपिटल बजट में वो चीजें आती हैं, इनकम आएगी इसमें, एक्सपेंडिचर आएगा इसमें, लेकिन कौन सा वाला? जो 5 साल 10 साल 15 साल वंस इन अ वाइल, कभी कभार एक आध बार होता है, या तो इनकम आती है या खर्चा होता है, तो वो कैपिटल बजट में आएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी चीजें कैपिटल बजट में इंक्लूडेड हैं, कौन सी चीजें कैपिटल बजट में इंक्लूडेड हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग और मशीनरी। रोड, बिल्डिंग और मशीनरी की एक्विजिशन में जो खर्चा किया जा रहा है वो क्या कैपिटल बजट में आएगा? तो मैंने देखो रेवेन्यू बजट में आपको बताया, यहाँ पे खर्चा जो डे बाई डे हो रहा है, तो रोड बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, मशीन बन रही, तो इस पे तो डे टू डे खर्चा है। ऐसा तो नहीं है 10 साल 15 साल में एक बार रोड बनाई हमने, ये तो काम चलता ही रहता है। तो ये रेवेन्यू में आएगा, नॉट कैपिटल में। बाकी लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, विदेशी सरकार से हमने कर्ज ले लिया, तो हम रेगुलर तो नहीं लेते या हर साल तो नहीं लेते, कभी 5-10 साल में, 15 साल में, 20 साल में एक बार ले लिया हमने IMF, वर्ल्ड बैंक से या दूसरे देश से, तो कभी कभार वाली चीजें कैपिटल में आती हैं, तो ये भी आ जाएगा कैपिटल बजट में। दूसरा, लोन एंड एडवांस ग्रांटेड टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, भारत सरकार ने राज्यों को लोन या एडवांस दिए हैं, तो हमेशा तो नहीं देते, कभी कभार जब जरूरत पड़ती है तब देते हैं, तो ये भी कैपिटल में आएगा। तो आपसे यही पूछा है पूंजीगत बजट में क्या चीजें आएंगी, तो दूसरा और तीसरा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा यानी कि बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य क्या है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड। बॉक्साइट सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? तो भैया उड़ीसा में होता है। कहां पर? उड़ीसा में होता है, ठीक। दिल्ली की मुख्यमंत्री अभी गई थी उड़ीसा, दिल्ली की मुख्यमंत्री, ये करंट इशू का बता रहा हूं मैं आपको, दिल्ली की मुख्यमंत्री की विजिट अभी थी उड़ीसा। कहां पे? पुरी धाम, जगन्नाथपुरी, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो उड़ीसा में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा है, 15वें का आंसर हो जाएगा पी। बहुत बढ़िया भाई।
महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी बने? तो 1922 वाला, 1924 वाला, या 1928 वाला, या 1930 वाला? 16वां प्रश्न। तो देखो भाई, 1924 का जो सेशन हुआ था, 1924 का जो सेशन हुआ था, उसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, क्लियर? याद रखेंगे इसको। ये रहा महात्मा गांधी, एआई जनरेटेड इमेज है ये। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 39 नंबर का हुआ था, 39वां सेशन था ये। बेलगाम में हुआ था, है ना? कहाँ पे हुआ था? बेलगांव, कर्नाटक में हुआ था। और गांधी जी इसके प्रेसिडेंट थे। गांधी जी इसके प्रेसिडेंट थे और 1924 में ये हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इनसे रिलेटेड जो आंदोलन है वो आपको याद रखने हैं, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक, एक सवाल है आपके लिए, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। साइमन कमीशन इन 1928 केम टू इंडिया विद द पर्पस। भारत में जो साइमन आयोग आया था, भारत में जो साइमन कमीशन आया था भारत में, तो साइमन कमीशन किस उद्देश्य से भारत में आया था? पता होना चाहिए, आसान सवाल है। साइमन कमीशन किस उद्देश्य से भारत में आया था दोस्त? जल्दी से बता दो आप। टू कंसीडर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधार पर विचार करना, टू इम्प्रूव एजुकेशन, शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, या टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल सेक्टर, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा इम्प्रूव करना, या टू इवेल्युएट मिलिट्री कैपेसिटी, सैन्य क्षमताओं का मूल्यांकन करना। किसके लिए साइमन कमीशन आया था? 17वां प्रश्न। तो भैया प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था, ध्यान रखना, विचार करने के लिए आया था। अब लेकिन जो ये साइमन कमीशन है, इसका हुआ विरोध, इसका हुआ भारत में विरोध, अपोज किया इसको। क्यों? क्योंकि इस आयोग में भारत से कोई भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया। तो भारत का प्रतिनिधित्व नहीं था साइमन कमीशन में, इसलिए भारतीय लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया और स्लोगन दिया, नारा दिया, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ।
यानी कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है, समझ गए? आगे देखें, लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड, लाला लाजपत राय को चोट लगी, घायल हुए, किसमें? इन लाठीचार्ज इन प्रोटेस्ट टू साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज में घायल हुए, या रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज में घायल हुए, या क्विट इंडिया मूवमेंट के प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज में घायल हुए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज में घायल हुए। 18वां प्रश्न आपके सामने। तो भैया साइमन कमीशन के जो विरोध हो रहा था, साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था, उस विरोध में ही लाठी बरसाई गई, लाठी चार्ज हुआ और उसी में हुए घायल। समझ गए? तो आंसर हो जाएगा ए, इन लाठी चार्ज इन प्रोटेस्ट टू साइमन कमीशन। द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 इज वेरी इंपोर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, वो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन, भागीदारी रखता है। क्यों? तो द कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया और वो प्रस्ताव क्या था कि हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं, हम अब अंग्रेजों के साथ नहीं रह सकते, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या ये प्रस्ताव पास किया गया 1929 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ उसमें? तो पहला ये हो गया, ठीक है, ये तो पास हुआ ही। दूसरा देख लेते हैं, द रिफ्ट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स वर रिसॉल्व्ड इन दिस सेशन, इस सत्र में नरम दल और गर्म दल के बीच में जो मनमुटाव था वो उसका समाधान कर लिया गया। गलत है। अ रेजोल्यूशन वॉज पास्ड रिजेक्टिंग द टू नेशन थ्योरी इन दैट सेशन, उसी सत्र में दो देश बने, भारत का टुकड़े होके दो देश बने, ऐसी थ्योरी का जो रिजोल्यूशन था उसे रिजेक्ट कर दिया गया, ये भी गलत है। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन है वो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज मांग करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया, तो ओनली वन, तो 19 का आंसर हो जाएगा ओनली वन, यानी कि पहला सिर्फ सही है। Who among the following participated in the salt सत्याग्रह of गांधी, गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था, गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था उसमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया? तो ये जो सॉल्ट सत्याग्रह है ये ज्यादातर कहाँ हुआ? जो कोस्टल स्टेट्स हैं, यानी कि ऐसे स्टेट जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, वहां पर हुआ। सिर्फ वहां पे नहीं हुआ, वहां पे सबसे ज्यादा हुआ, बाकी बिहार में भी हुआ है ना, बिहार में भी देखने को मिला। तो सॉल्ट सत्याग्रह में कौन कौन शामिल था? सॉल्ट सत्याग्रह में कौन कौन शामिल था? तो सरोजनी नायडू शामिल थी, राजकुमारी अमृत कौर भी शामिल थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय भी शामिल थी, यानी कि इस प्रश्न में जितने भी दिए गए हैं वो सब शामिल थे। इस प्रश्न में जितने भी दिए गए हैं वो सब शामिल थे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इस प्रश्न में जितने भी दिए गए हैं वो सब शामिल हैं, इसे आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। तो आई होप ये चीजें क्लियर हैं। तो ये चीजें हमने डिस्कस की, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक जुड़े रहिए क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।